Hello, good morning, and welcome one and all present my dear learners in the platform of the Pinnacle Academy with me, Aniket. So, how are you all? Hope that you all will be very fine. So, today we are going to deal one more new poetry that is written by John Keats. The poetry is Ode to a Nightingale. That is from class 11th, and it's very fascinating, fabulous, and very sensuous poetry we can say written by जॉन किट्स. सो आइए सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि जॉन किट्स कौन थे, क्या थे. पहले हम लोग जॉन किट्स के बारे में जान लेते हैं. आफ्टर दैट वी विल डील अबाउट द पोएट्री, दैट व्हाट इज पोएट्री एंड व्हाट अबाउट द पोएट्री. ओके, सो लेट वी कम on what about the poet. So the poetry is ode to a nightingale. यानी कि ओड कविता को ही बोला जाता है. ठीक है, कविता का ही एक प्रकार है. जैसे कि लास्ट क्लास में हम लोगों ने देखा था सोनेट, जो कि एक कविता का प्रकार है. उसी तरीके से ओड भी कविता का ही एक प्रकार है. ठीक है. टू ए नाइटिंगेल, नाइटिंगेल मतलब आपको पता ही है, नाइटिंगेल मतलब एक पक्षी होता है. उस पक्षी का नाम है बुलबुल. बुलबुल की जो आवाज है बुलबुल की जो आवाज है, बुलबुल कैसा दिखता है, ठीक है, उसको लेकर के बुलबुल को डिपिक्ट करके ये एक कविता लिखा गया है. ठीक है. तो ओड के बारे में भी मैं बतलाऊंगा कि ओड कविता का प्रकार है तो किस तरीके का कविता होता है वो भी मैं बतलाऊंगा. तो सबसे पहले हम लोग शुरुआत करते हैं जॉन किट्स से. जॉन किट्स वाज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट ऑफ द यंगर जनरेशन ऑफ इंग्लिश रोमांटिक पोएट्स. यहाँ पे बोला गया है इंग्लिश रोमांटिक, ओके, एंड द यंगर जनरेशन. ठीक है. ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे समझिए कि जॉन किट्स जो थे वो एक बहुत ही महान हस्ती थे, महान कवि थे. ठीक है. वैसे वो पहले कवि नहीं थे बल्कि कुछ और थे, लेकिन कवि बाद में बने. कैसे बने मैं बताता हूँ अभी. जॉन किट्स एक महान कवियों में से एक थे. वो ऑफ द यंगर जनरेशन ऑफ इंग्लिश रोमांटिक पोएट्स, इंग्लिश रोमांटिक पोएट्स के जनरेशन के सबसे यंग जनरेशन के, यानी कि सबसे यंग कवि कहे जाने वाले जॉन किट्स ही हैं. आप देखेंगे तो लगभग मात्र 25 वर्ष की उम्र में इनकी 25 वर्ष के लगभग की उम्र हो रही थी इनकी, और उस वक्त ही इनकी मृत्यु हो गई थी. तो इनको बोला जाता है, एज कंपेयर किया जाता है विलियम शेक्सपियर से, कि अगर ये जीवित रहते तो, क्योंकि इनकी जो कविताएं थी ना, प्रीवियस जो कविताएं थी मृत्यु के पहले, जितनी भी कविताएं इन्होंने लिखी 4 साल के दौरान में, बस उतने ही दौरान में ये बहुत ही ज्यादा पॉपुलराइज्ड कर लिए थे अपने आप को अपनी कविताओं के माध्यम से. और देखिए कि 4 साल की ही कविता लिखने के बावजूद भी वो पूरे के पूरे ग्रेजुएशन मास्टर्स में आपको पढ़ने के लिए आता है. नेट तक में आपको इससे सवाल पूछा जाता है. तो जॉन किट्स जो थे वो रोमांटिक पोएट थे एक. ठीक है. आपको पता ही है कि रोमांटिसिज्म का जो एक पीरियड था, वो एक पीरियड स्टार्ट किया गया था बाय विलियम वर्ड्सवर्थ एंड सैमुअल टेलर कोलरिज के द्वारा, जो कि एक लिरिकल बैलेड पब्लिश करके किया गया था. इन रोमांटिसिज्म, ठीक है, तो रोमांटिसिज्म का जो एरा था, उस एरा में ये रोमांटिक पोएट के जनरेशन के सबसे यंग जनरेशन थे. ठीक है. सबसे यंग जनरेशन ये थे, और इनको एज ए सेकेंड जनरेशन ऑफ द रोमांटिक पोएट्री बोला जाता है. ठीक है. क्योंकि 1898 में आपका 1898 में रोमांटिसिज्म स्टार्ट हुआ, 1837 और 38 के अराउंड में आपका खत्म हुआ. ठीक है. रोमांटिसिज्म जो था 1798 के अराउंड में आपका स्टार्ट हुआ है, और 1837 और 38 के अप्रॉक्स में जब क्वीन विक्टोरिया का कोरोनेशन हुआ था, उस वक्त ये रोमांटिसिज्म खत्म हो गया था. और उसके बाद 1837 और 38 से आपका क्वीन विक्टोरियन का एज आता है, विक्टोरियन एज कहलाता है वो. ठीक है. तो रोमांटिसिज्म के दौरान में एक लिरिकल बैलेड पब्लिश किया गया था बाय विलियम वर्ड्सवर्थ एंड सैमुअल टेलर कोलरिज, जिसमें 19 कविताएं विलियम वर्ड्सवर्थ की थी, और 4 कविताएं सैमुअल टेलर कोलरिज की थी उस लिरिकल बैलेड में. यानी कि टोटल 23 कविताएं पब्लिश की गई थी. और उन 23 कविताओं में जो सैमुअल टेलर कोलरिज का कविता था, मात्र 4 कविता, वो विलियम वर्ड्सवर्थ के
19 कविताओं पर भारी पड़ गया था। ठीक है, मात्र 4 कविता। तो आइए हम लोग यहाँ पे देखते हैं जॉन किट्स के बारे में। तो बोला जा रहा है कि वो महान कवियों में से एक थे। मात्र 25 वर्ष की उम्र में अप्रोक्स इनकी मृत्यु होती है। और बोला जा रहा है कि ये इंग्लिश रोमांटिक पोएट के सबसे यंगर जनरेशन यानी कि सबसे युवा पीढ़ी थी। और इनको रोमांटिक पोएट्री का सेकेंड जनरेशन भी बोला जाता है। सेकेंड जनरेशन कैसे, तो हम लोग जब इनकी जन्म हुई थी, मृत्यु हुई थी, उसके आधार पर पता करेंगे। ठीक है, he started his career as an apprentice to a surgeon। एक सर्जन के रूप में उन्होंने अपना करियर शुरू किया। सर्जन यानी कि वो डॉक्टरी की पढ़ाई कर रहे थे। ठीक है, डॉक्टरी की पढ़ाई करते करते के दौरान में उनको क्या मतलब कि ऐसा चेंजेस आया, क्या मतलब कि कुछ हुआ उनके लाइफ में, जिसके कारण से कि बट सून गिव इट अप फॉर पोएट्री। वो मेडिकल फील्ड को छोड़ देते हैं और मेडिकल फील्ड को छोड़ने के बाद कहाँ आ जाते हैं, तो पोएट्री के फील्ड में आ जाते हैं। पोएट्री यानी कि कविता लिखना शुरू कर देते हैं। एंड लास्टेड हिज पोएटिक करियर ओनली इन 4 years। और केवल 4 वर्ष ही अपनी कविताओं को ये लिख सकते हैं, लिख पाते हैं। ठीक है, केवल 4 वर्ष ही अपने लाइफ को कंटिन्यू कर पाते हैं। सर्जन की पढ़ाई छोड़ने के बाद में पोइट्री को लिखते हैं, 4 वर्ष ही तक ही लिखते हैं, लेकिन 4 वर्ष के दौरान में ही वो इतने बेहतरीन, इतने शानदार, इतने फैसिनेटिंग, इतने सेंसुअस कविता लिखते हैं कि वो बहुत ही ज्यादा पॉपुलर हो जाते हैं, मात्र 4 वर्ष के दौरान में ही। ठीक है, तो इसको आप याद रखिए एकदम। एंड लास्टेड हिज पोएटिक करियर ओनली इन 4 years। His poetry celebrates beauty। उनकी जो कविता है, जो कविता में अपना डिपिक्ट करते थे, पेश करते थे, दिखाते थे, तो वो दिखाते थे ब्यूटी को यानी कि खूबसूरती को। ठीक है, विच ही कंसिडर्ड द अल्टीमेट ट्रूथ। यानी कि ब्यूटी के माध्यम से वो परम सत्य को दिखाया करते थे। अल्टीमेट ट्रूथ का मतलब होता है परम सत्य। ठीक है, यानी कि अपनी कविताओं में वो ब्यूटी को सेलिब्रेट करते थे, ब्यूटी का उत्सव मनाते थे, खूबसूरती का उत्सव मनाते थे। और उस खूबसूरती के माध्यम से वो क्या बताते थे, अल्टीमेट ट्रुथ के बारे में यानी कि परम सत्य के बारे में बताते थे। ठीक है, कि परम सत्य क्या है। ही इज बेस्ट नोन फॉर हिज ओड्स। ओड्स यानी कि कविता का एक प्रकार। लिरिकल पोम्स मतलब होता है कि वैसी कविताएं जिसको हम गाना के रूप में गा सकते हैं। अब कविता हो या गाना हो, कविता का मतलब गाना होता है, गाना का मतलब कविता होता है। अगर आप कविता लिख रहे हैं तो उसको गाना के रूप में आप गा सकते हैं, तो वो कविता आपका ज्यादा बेहतर कविता कहलाता है। दैट मीन्स की दैट पोएट्री इज कॉल्ड लिरिकल पोम्स। एक्सट्रीमली सेंसुअस। Extremely sensuous imagery exploring themes of beauty, art, love and morality। Extremely sensuous कहने का मतलब है कि उनकी जो कविताएं होती थी उसमें जो भावुकता होती थी वो बहुत एक्सट्रीम लेवल की होती थी, यानी कि बहुत ही हाई लेवल की उसमें भावुकता को वो दर्शाते थे। ठीक है, जॉन किट्स अपनी कविताओं के माध्यम से और उस एक्सट्रीमली सेंसुअस इमेजरी के माध्यम से परम भावुकता के माध्यम से वो क्या दर्शाते थे, तो अपनी कविताओं की जो थीम रखते थे वो, तो उसकी जो थीम होती थी ब्यूटी, आर्ट, लव एंड मोरालिटी, यानी कि खूबसूरती, कला, प्रेम और मोरालिटी यानी कि नैतिकता। ये उनकी कविताओं की थीम्स हुआ करती थी। ठीक है, ब्यूटी, आर्ट, लव एंड मोरालिटी, दीज वर द themes of his poetry because his poetries were very sensuous, extremely sensuous poetry। अब देखिए यहाँ पे कुछ चीजें आपको समझनी चाहिए कि यहाँ पे ब्यूटी बोला जा रहा है। ठीक है, दूसरा बोला जा रहा है रोमांटिसिज्म। रोमांटिसिज्म कहने का मतलब है कि ये एक एरा था, एक पीरियड था। ये पीरियड जो स्टार्ट हुआ था 1798 में लिरिकल बैलेट के पब्लिश होने से हुआ था। ठीक है, रोमांटिसिज्म का मीनिंग यहाँ पे समझ लीजिए आपकी होता क्या है। रोमांटिसिज्म का मतलब रोमांस करना होता है, बट रोमांस किसके साथ करना है, तो रोमांस विद द नेचर, with the beauty of nature, that is called romanticism। In romanticism there is depicted about the flora and fauna,
यानी कि पेड़-पौधे और जीव-जंतुओं से प्रेम करने के बारे में बतलाया गया है रोमांटिक एरा में। ठीक है? दैट इज़ कॉल्ड फ्लोरा एंड फौना। नो डाउट हम अपने बिलोवेड से भी बहुत प्रेम करते हैं, ठीक है? सो दैट लव इज़ कॉल्ड द डिफरेंट लव, ठीक है? बट उसके माध्यम से हम अपने लाइफ को भी देख सकते हैं कि व्हाट इज़ एक्चुअली द रोमांस। रोमांस इज़ एक्चुअली दैट व्हाट यू फील विदाउट टच। बोला जाता है कि एक पसंद होता है, एक प्रेम होता है। जो चीज़ आपको पसंद आता है, जैसे मान लीजिए कि एक गुलाब का फूल खिला हुआ है, आपको पसंद आ गया, तो आप उसको तोड़ देते हैं। तोड़ने के बाद क्या करेंगे, घर में ला करके रख देंगे, उसकी खुशबू लेंगे, उसकी महक से पूरा घर आपका गुलजार होगा, महकेगा। कुछ समय के बाद वो शाम होते-होते मुरझा जाएगी, वो फूल खत्म। या फिर हो सकता है कि 1 दिन 2 दिन रहे। दैट इज़ कॉल्ड पसंद, जो आपने लाइक किया उस फूल को। लेकिन एक होता है प्रेम। प्रेम वो होता है जो आपको उस फूल के प्रति एक सजगता पैदा करता है। क्या सजगता? कि मुझे उस फूल को देख करके उस फूल से मुझे प्रेम हो गया। तो आप उस फूल को तोड़ेंगे नहीं, बल्कि उस फूल के पौधे को पानी देंगे, ताकि वो फूल जो है वो और खिले उसमें, और वो फूल से पूरा माहौल, पूरा वातावरण गुलजार रहे, और उस फूल को देख करके आपके अंदर की जो प्रेम की भावना है वो और उजागर होती रहे। सो दैट इज़ कॉल्ड लव। पसंद हो गया तो आप तोड़ लिए, ठीक है? लेकिन आपको उससे प्रेम हो गया, तो आप क्या किए कि उस फूल के पौधे को पानी दिए। पानी दिए तो उसमें और फूल खिले उठे, ठीक है? अब जब और फूल खिल उठे तो वो और लंबे समय तक रहे। अब फूल को तोड़ लिए तो सुबह से शाम तक में वो फूल मुरझा करके खत्म। लेकिन हो सकता है कि आप उस पौधे को पानी दिए तो वो पानी के कारण वो फूल, वो पौधा लंबे समय तक खिला रहेगा, वो लंबे समय तक बढ़ते रहेगा, लंबे समय तक उसमें फूल आते रहेंगे। आप जिस फूल को 1 दिन देख पाएँ, उस फूल को आप उस पौधे में ही रहने देते तो 4 दिन तक देख पाते। अगर वो उस पौधे में ही है तो आप दैट इज़ कॉल्ड लव। बट आप उसको तोड़ लिए तो दैट इज़ नॉट कॉल्ड लव, दैट इज़ कॉल्ड पसंद, लाइक, ठीक है? अब देखिए यहाँ पे इनकी जो जन्म है वो हुई थी 31 अक्टूबर 1795 को, यानी कि 1795 में इनकी जन्म हुई है। 1795 में इनकी जन्म हुई है, और आप यहाँ पे देख रहे हैं कि 1798 में रोमांटिसिज्म स्टार्ट हुआ है। तो ये जन्म के 2 से 3 साल के दौरान में ही तो लिखना शुरू नहीं कर देंगे, थोड़ा सा इनको परिपक्व होने में टाइम लगेगा, ठीक है? तो इसीलिए इनको सेकेंड जनरेशन बोला गया है, ठीक है? सेकेंड जनरेशन के अंदर में इनको रखा गया है, ठीक है? सेकेंड जनरेशन ऑफ रोमांटिक पोएट, दैट इज जॉन किट्स। इनकी जो जन्म है वो मूरगेट लंदन इंग्लैंड में हुई थी, ठीक है? एंड डाइड इन February 23rd 1821 रोम इटली ड्यू टू ट्यूबरक्लोसिस। तो रोम के इटली शहर में, इटली के रोम शहर में 1821 में, मात्र छोटी सी उम्र में, आप देखिए कितना फर्क है, कितना ही ज्यादा फर्क है। 1795 में इनकी जन्म हुई और 1821 में इनकी मृत्यु हो जाती है, यानी कि लगभग मात्र 25 वर्ष की उम्र हो रही थी और उस दौरान इनकी मृत्यु हो जाती है। फिर भी ये 4 वर्षों की कविता में ही पॉपुलर हो जाते हैं। और इनकी मृत्यु हुई भी तो कैसे? ट्यूबरक्लोसिस के माध्यम से, टीबी की बीमारी के कारण हुई इनकी, ठीक है? एक्चुअली इनकी जो कविताएं जो होती थी और जो अभी हम लोग पढ़ रहे हैं, एक्सट्रीमली सेंसुअस इसलिए होती थी क्योंकि इनके बारे में बोला जाता है कि इनकी फैमिली के जितने भी लोग थे, इनके माताजी, इनके पिताजी, इनके बहन, उन सभी की मृत्यु किसी न किसी बीमारी के कारण हुई, ठीक है? और इनकी भी जो मृत्यु है वो भी एक बीमारी के कारण ही हुई, जो कि ट्यूबरक्लोसिस था। इस ट्यूबरक्लोसिस से बचने के लिए वो अब बाहर भी गए, ठीक है? रोम ही गए थे, इटली ही गए थे, कहीं बाहर घूमने के लिए कि वातावरण अच्छा मिले तो इनकी जो लाइफ स्पैन है वो थोड़ी और बढ़ जाए। बट इट कुड नॉट हैपन, ऐसा नहीं हो पाया। लेकिन जितना भी ये जिए, उतने ही कम समय में ये बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही शानदार कला छोड़ करके गए हमारी इंग्लिश साहित्य के क्षेत्र में,
जिससे कि इनको बोला जाता है कि अगर ये जीवित रहते हैं और ये कविताएं अगर लिखते रहते हैं तो ये विलियम शेक्सपियर के मुकाबले के कवि बन जाते हैं या फिर उनसे भी आगे निकल जाते हैं। तो एक एज यहाँ पे भी स्टार्ट हो जाता, मे बी जॉन किट्स एज, द एज ऑफ जॉन किट्स, इट माइट बी, ठीक है। बट ऐसा हुआ नहीं क्योंकि इनकी मृत्यु जो है वो बहुत ही कम समय में हो गई, दैट इज इन अबाउट 25 years, ठीक है। एंड आई टोल्ड यू अबाउट दैट व्हाट इज रोमांटिसिज्म एंड व्हाट इज लव एंड व्हाट इज लाइक, यानी कि पसंद क्या है और प्रेम क्या है, ठीक है। अब आगे आइए मैं आप लोगों को बताता हूँ कि ओड का मतलब क्या होता है, ठीक है। मैंने आपको बताया कि ओड मतलब होता है कविता का एक प्रकार, जिस तरीके से सोनेट जो विलियम शेक्सपियर लिखा करते थे वो भी एक कविता का प्रकार था। तो ये ओड किस तरीके की कविता का प्रकार होता है, तो ये होता है इट इज अ फॉर्म ऑफ पोएट्री, ठीक है। ये कविता लिखने का एक प्रकार है एंड इज रिटन फॉर स्पेशल ओकेजन, ठीक है। किसी खास उत्सव के लिए लिखा जाता है ये, ठीक है। किसी खास उत्सव के लिए लिखा जाता है ए लिरिकल पोम, और ये जो कविता होता है उसको गाने योग्य लिखा जाता है, ऐसा लिखा जाता है जिसको कि गा करके भी अ, सुनाया जा सके, ठीक है। केवल बोल करके ही नहीं बल्कि गा करके भी सुनाया जा सके। प्रेजिंग और ग्लोरीफाइंग ए पर्सन, एन ऑब्जेक्ट और एन इवेंट। तो ये जो ओड है ये कविता का प्रकार है, और इसमें जो कविता लिखे जाते हैं वो ऐसा कविता होता है जिसको कि हम गाना के रूप में गा सकें, जिसको कि हम एक उत्सव के लिए लिखते हैं, ठीक है। जिसको कि हम किसी पर्सन यानी कि किसी व्यक्ति के लिए, किसी वस्तु के लिए या फिर किसी खास उत्सव के को मनाने के लिए लिखते हैं, ठीक है। किसी खास उत्सव को मना रहे हैं, जैसे बर्थडे मना रहे हैं तो उस बर्थडे के लिए लिख दिए। बर्थडे अगर सेलिब्रेट कर रहे हैं जिस पर्सन का, तो उस पर्सन को लेकर के हम कोई कविता लिख दी, दैट इज ए पर्सन। अगर बर्थडे के दिन में केक काटा जा रहा है तो उस केक को लेकर के हम एक कविता लिख दी और उसको गा करके वहां पे सुना दी। तो क्या कर रहा है वो, ग्लोरीफाई कर रहा है, वो प्रेज कर रहा है, किस चीज को प्रेज कर रहा है, किस चीज को ग्लोरीफाई कर रहा है। तो एक पर्सन को, एक व्यक्ति को, एक वस्तु को, एक उत्सव को ग्लोरीफाई कर रहा है, कौन कर रहा है, एक कविता कर रहा है। और वो जो कविता कर रहा है, वो जो कविता है, उस कविता के प्रकार को हम कहते हैं इंग्लिश में ओड। So I hope that you all have been understood it very well that what is ode and what is love and what is like. So it was the short introduction about John Keats, who has written a poetry in your chapter in your syllabus, that is Ode to a Nightingale. Nightingale मतलब एक बुलबुल पक्षी होता है. So I hope that आप लोगों को ये introduction समझ में आया हो. अब नेक्स्ट हम लोग कंडक्ट करेंगे इस कविता को, क्योंकि ये कविता काफी लंबी चौड़ी है, ठीक है। तो बहुत ध्यान पूर्वक इसको आपको समझना है। सो थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक टू ऑल माय डियर लर्नर्स।